नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा ही होगा। मैं मौर्य अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए पेपर 10 का लेके आया हूँ। उम्मीद है अच्छा लगेगा और इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें और शेयर करें। फेसबुक पे भी अपने शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला सवाल पे चलते हैं, वो पहला सवाल है लेट शब्द प्रयोग होता है। लेट शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, जब प्लेयर बॉल को सर्विस करता है तो जब बॉल सर्विस करते वक्त बॉल नेट को टच करके या उसके ऊपर ओवरलैप करके दूसरे पाले में जाती है तो उसको अपोनेंट के पाले में जाती है तो उसको हम फाउल मान दिया जाता है। और इसके लिए जो होता है सर्विस अपोनेंट प्लेयर को दी जाती है। इसके लिए अपोनेंट प्लेयर को कोई पॉइंट नहीं दी जाती और न तो खुद को पॉइंट मिलता है। तो उस स्थिति को हम लेट शब्द कहते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होता है वो टेबल टेनिस होता है। अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। तो समाज शास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन समूह प्रथम समूह है? राजनीतिक दल, समुदाय, परिवार या खेल संगठन। अगर यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम समूह किसके अनुसार? समाज शास्त्र के अनुसार। यानी कि हमको समाज शास्त्र के अनुसार बताना है कि प्रथम समूह कौन सा है। तो अगर हम समाज शास्त्र की बात करें तो ये अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी से आया है। और सोशियोलॉजी भी दो शब्द, सोशियो जो कि लैटिन शब्द है, लैटिन के सोशियस जो लैटिन शब्द है उससे बना है सोशल। सोशियो मतलब कि समाज, और लोगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कि जिस विषय के अंदर हम समाज का अध्ययन करते हैं उसको हम समाज शास्त्र कहते हैं। समाज शास्त्र जो होता है समाज का अध्ययन या विज्ञान है। और इसमें क्या, तो अब इसके समूह की बात करते हैं। तो समाज शास्त्र में समाज के समूह को समझाने के लिए समूहों को अलग अलग किया गया, जिससे एक दूसरे को के भेद अंतर क्या उसको समझने में आसानी हो। जैसे अगर हमारा घर का अपना समूह हो गया, कॉलेज जाते हैं वो अलग समूह हो गया, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसमें कैसे अंतर बताएंगे, इसके लिए इन सबको अलग अलग समूह में बांट दिया गया। और तो बात करें अगर, तो ये जो समूह है ये दो समूह में बांट दिया गया। एक प्रथम समूह और दूसरा द्वितीयक समूह होता है। तो अगर हम पहले प्राथमिक समूह या प्रथम समूह की बात करें तो ये छोटे आकार के होते हैं, जिसके सदस्य आपस में निकट होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, यानी कि बहुत समय तक साथ रहने वाले होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनका अपना संबंध बनाए रखते हैं। तो वो प्राथमिक समूह कहलाते हैं। इसमें हमारा परिवार आता है, बचपन के दोस्त लोग आते हैं, क्रीड़ा जैसे हमारा कोई स्पोर्ट्स टीम है वो आ गए, पड़ोसी आ जाते हैं। ठीक, और हम द्वितीय समूह की बात करें तो जब प्राथमिक समूह काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है तो इससे बहुत से लोग जुड़ने लगते हैं, तो ये अब द्वितीयक श्रेणी में आ जाता है, द्वितीयक समूह बन जाता है। और ये बहुत विस्तृत समूह बन जाता है जिसमें लोगों के अनेक विचार हो जाते हैं, अनेक मत होते हैं, अपनी अपनी सबकी सोच हो जाती है। ठीक, जिसमें हमारे राजनेता आते हैं, उनके अनुयायी आते हैं, जैसे डॉक्टर मरीज का संबंध हो गया। तो ऐसे जो समूह बनते हैं उसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। तो जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो राजनीतिक दल, समुदाय, खेल संगठन और परिवार। तो अगर हम बात करें राजनीतिक दल और समुदाय, ये दोनों समाजशास्त्र के द्वितीयक समूह के भाग हैं। लेकिन ऑप्शन सी और डी, परिवार और खेल संगठन, ये दोनों
जो प्राथमिक समूह के होते हैं। अब इसमें से एक को चुनाव करना है, तो एक मतलब जो सबसे बेहतर दोनों में से हो। तो जब हम अगर खेल संगठन की बात करें, तो खेल संगठन में बहुत से लोगों का एक परिवार बनता है मिलके, और वे लोग दूर दूर के होते हैं, न कि एक ही परिवार से होते हैं। जैसे कोई गाजीपुर से है तो कोई बनारस से है, ऐसे मिल के लोग जब जुड़ते हैं तो एक खेल संगठन बन जाता है, और एक परिवार, और उसको एक परिवार का नाम दे दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब भी शब्द आता है, जब लोगों का लगाव एक दूसरे से बढ़ जाता है, तो वो एक परिवार का रूप ले लेता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी परिवार बनेगा। तो समाजशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन प्रथम समूह का समूह है, तो वो है परिवार, ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी टर्फ है, नैनीताल, लेह, सिलारू, श्रीनगर। तो जो एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी टर्फ है वो सिलारू, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये देखा जाता है कि हर देश अपने देश में एक सबसे हाईएस्ट लेवल पे स्टेडियम बनाता है या ट्रेनिंग सेंटर को बनाता है। उसका कारण भी क्या है, जब खिलाड़ी जो होता है हाई एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो लगभग 6500 गज की आसपास हो जाती है ऊंचाई पर। जब तो वो उच्च वातावरण होता है, तो उस ऊंचाई पर जब वो ट्रेनिंग करता है ना, तो उसके ऊपर एक पार्शियल प्रेशर लगता है, यानी उसको एक दबाव महसूस होता है। तो और वो पार्शियल प्रेशर क्या होता है बता रहा हूँ कि जैसे हम एक प्लास्टिक का बोतल लें और उसमें आधा पानी भरें, और जब उस बोतल को दबाते हैं तो पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। लेकिन बोतल पानी से भरा होता है। अगर वो बोतल अगर पानी से भरा होता है तो वो बोतल हमसे दबता नहीं। तो पानी कम होने पर बोतल दबता है, इसको ही हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। कहने का मतलब कि जब बोतल में आधा पानी उसको दब जाता है बोतल, तो ये पार्शियल प्रेशर होता है। और जब बोतल जो पूरी तरह से पानी से पैक है तो वो दबता नहीं, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर नहीं कहते। ठीक वैसे ही वायुमंडल में क्या होता है कि जब हम उच्च वातावरण यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उस यानी कि ऑक्सीजन की कमी का मतलब ऑक्सीजन के कण जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं। इसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे बोतल को दबाने से पानी के कण बिखरने लगते हैं, वैसे ही जैसे जैसे ऊपर हम चलते जाएंगे O2 की कमी होती जाएगी, उसके कण दूर दूर होते जाएंगे, तो वो पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक, तो इसी पार्शियल प्रेशर को ख़त्म करने के लिए ही खिलाड़ियों को हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें क्या होता है कि जब खिलाड़ी हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करने लगता है तो उसके शरीर में O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है सीधे किडनी को संदेश देता है। तब किडनी से एक आर्थियोप्रोटीन नामक हार्मोन्स निकलता है और सीधे हड्डी जो होती है हमारी बोन, उसको संदेश देता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तब हड्डी जो होता है अपने मेरु रज्जु कहे तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से अधिक आरबीसी का उत्पादन करने के लिए उसको उत्तेजित करती है, जिससे अधिक हमें आरबीसी मिलने लगता है। अब जब शरीर में आरबीसी का जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही शरीर में हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाएगा। ठीक, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन रहता है। जैसे ही संदेश बोन मैरो को मिलता है, बोन मैरो आरबीसी बनाने लगती है, और जितनी आरबीसी शरीर में पैदा होगी उतना ही हमारा हीमोग्लोबिन अधिक बनता है, क्योंकि आरबीसी में ही तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बने होता है। हीम यानी कि ये आयरन है, आयरन युक्त एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब वर्णक। इसी के कारण जो हमारा ब्लड होता है वो लाल होता है, क्योंकि लाल कलर को परावर्तित कर देती है और बाकी जो रंग होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है।
और ग्लोबिन जो होता है वो पीले रंग का जर्दी होता है। ये सबसे ज़्यादा ग्लोबुलिन जो होता है ना वो प्रोटीन है और ये सबसे ज़्यादा अंडे में पाया जाता है। तो इन दो चीज़ों से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। तो एक जो हीमोग्लोबिन होता है एक बार में 4 ऑक्सीजन के अणु को इकट्ठा कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो तो इसीलिए हम हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग कराते हैं कि जितनी हमारी हीमोग्लोबिन बनेगी उतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं हम उसको ले सकते हैं। ठीक। तो इस तो ऑक्सीजन जो होते हैं शरीर में ईंधन, और जितना अधिक होगा उतनी हमारी प्रशिक्षण तीव्रता प्रदर्शन बेहतर होगा। तो इसलिए सभी देश जो होते हैं खिलाड़ी को हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण देते हैं ताकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनी रहे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होता है सिलारू, जो हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। विटामिन कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता बल्कि एक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और अंदर जो भी एंजाइम्स हार्मोन्स है उनकी संतुलन को बनाए रखने के लिए विटामिन का प्रयोग होता है। इसकी खोज 1881 में किया गया था। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग के रूप में बॉडी बिल्डिंग युक्त पदार्थ माना जाता है। इसमें क्या होता है, ये शरीर की जो भी सेल्स नष्ट होती हैं या ख़त्म हो जाती है उसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। और जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत की अगर हम बात करें तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसके अंतर्गत जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो अंतर्गत हमारा शर्करा आता है, स्टार्च आ गया, सेल्यूलोस आते हैं। और जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के समान अनुपात में ही रहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 रूप में पाए जाते हैं। मोनोसेकेराइड जिसमें केवल एक इकाई के या अणु ग्लूकोज के रहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी फलों की शर्करा एवं गैलेक्टोज। ये मुख्य रूप से लिक्विड के फॉर्म में मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। और दूसरा प्रकार होता है डाइसेकेराइड। जब मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के मिश्रण से बन जाते हैं, यानी 2 मोनोसेकेराइड जुड़ जाते हैं तो एक डाइसेकेराइड बन जाता है। और ये कुछ जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं, जैसे सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज होता है। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो होता है पॉलीसेकेराइड। ये बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है और ये मोनोसेकेराइड के 3 या 3 से अधिक अणुओं के जुड़ने से बनते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोस एवं डेक्साट्रिन, ये सब होते हैं। और वसा जो होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक जुड़े रहते हैं। और लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अनुपात होता है, लेकिन इसमें कोई अनुपात नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में ये दोगुनी ऊर्जा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी देती है, तो वसा जो है 1 ग्राम वसा 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड करती है। लेकिन ये पाचन क्रिया के दौरान जो वसा है वो अम्ल मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में शरीर में इकट्ठा रहती है। और जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है शरीर से तब ऊर्जा के रूप में वसा का प्रयोग शुरू किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्राथमिक जो स्रोत होता है वो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट है। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता?
यानी रक्त का थक्का बनने का तात्पर्य होता है जब हमारे सेल्स टूट जाते हैं, ब्लड, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस ब्लडिंग को यानी रक्त के बहना को रोकना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि थक्का तो कौन सा, अगर विटामिन शरीर में न हो तो वो थक्का बनना रुकता नहीं। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज जो 1881 में एल एन लुलेन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और ये ऊर्जा उत्पादन में कार्य नहीं करते, बल्कि शरीर में जो रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए, जो चयापचय क्रियाएं होती है उसमें भाग लेने के लिए होती है। और जो इंटरनल काम होता है शरीर में, जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने का काम हमारी विटामिन्स करती हैं। तो इसमें जो अल्फा टेकोफेरॉल होता है, इसको विटामिन ई कहते हैं। अगर इसकी कमी से शरीर में नपुंसकता रोग होता है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन हम सी कहते हैं, यानी खट्टे वाला विटामिन। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है। और ऑप्शन बी थायमीन, थायमीन को हम B1 कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है शरीर में। और थायमीन जो था B1, विटामिन B1, इसकी खोज 1912 में फुंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नेप्थोक्यूनोन। नेप्थोक्यूनोन विटामिन के को कहते हैं। इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, यानी कि हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो विटामिन के नेप्थोक्यूनोन है, उससे रक्त का थक्का नहीं बनता, क्योंकि ये इस विटामिन की कमी से शरीर में जो प्रोथाम्बिन बनता है, रक्त के थक्का बनाने का जो मुख्य अवयव है, उसका निर्माण रक्त में नहीं हो पाता, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो अब प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। तो कोशिकाओं के बनने की क्रिया है, कोशिकाओं की बनने की क्रिया क्या है? ऑप्शन ए है चयापचय, ऑप्शन बी अपचय, उपचय, सभी। तो अगर हम ऑप्शन ए चया अपचय की बात करें तो शरीर में भोजन, इसको इंग्लिश में हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर हम बात करें तो शरीर में भोजन का ऊर्जा के रूप में बदलना ही चय अपचय कहते हैं। यानी कि जो भी हम खाते हैं शरीर में खाते हैं तो उसको जब वो ऊर्जा के रूप में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम चय अपचय कहते हैं। जिससे हमारे शरीर को अपने कार्य को संपन्न करने के लिए, पाचन करने के लिए, रक्त परिसंचरण करने के लिए, श्वसन करने के लिए आदि क्रियाएं जो भी हमारे शरीर में होती हैं, उसको संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो हम भोजन के रूप में लेते हैं वो अपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स व खनिज लवण के रूप में लेते हैं, जो शरीर को प्रत्येक आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ठीक, यानी कि जो भी चीज़ें हम लेते हैं भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, ये सब जो होते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ये सब मिलकर जहाँ प्रोटीन व कुछ खनिज लवण जो होते हैं मिल के शरीर का निर्माण करने वाले तत्व बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट व वसा ऊर्जा उत्पादन करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को ही हम चया अपचय कहते हैं। यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं उससे जो भी पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं उससे शरीर की जो भरपाई होती है, यानी कि जो सेल्स टूटे रहते हैं उसकी मरम्मत होती है, और आगे कार्य करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को हम चया अपचय कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, अपचय यानी कैटाबोलिज्म, और उपचय एनाबोलिज्म। तो अगर हम ऑप्शन 20 अपचय की बात करें तो इस अपचय की जो क्रिया होती है इसको हम कोशिकाओं के टूटने की क्रिया कहते हैं। यानी कि जब अपचय की क्रिया होती है तो इसमें टूटता है, सेल्स टूटते हैं, जिसमें सभी जटिल तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में, जो जटिल तत्व सरल तत्व में परिवर्तित होते हैं, और ऊर्जा के रूप में ये सरल तत्व जो हैं ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और
ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व हैं टूट जाते हैं और उनका जो उत्सर्जी अंगों द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपचय की बात करें तो इसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं। इस क्रिया में कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में यानी उपचय की प्रक्रिया में कोशिकाओं का निर्माण होता है यानी बनता है, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उनकी रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत करता है। और इस उपापचय की क्रिया को हम बायोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, उपचय, यानी कोशिका बनने की प्रक्रिया को हम उपचय कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जब दो पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं, जब दो पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो अब उनका जो केंद्रीय भार की स्थिति क्या होती है। जब दो पिंड एक दूसरे के सामने यानी कि एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं तो उनकी जो केंद्रीय भार होती है, सेंट्रल वेट, उसकी स्थिति क्या होती है। ऑप्शन है इसका ए परिवर्तित, अपरिवर्तित, दोनों के बीच में, या निर्धारित नहीं कर सकते। तो जब दो पिंड एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनकी उसका कारण होता है उनके बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। यह एक प्रकार का फोर्स है जो दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब जो जब दो पिंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी कि एक ओर आ रहे हैं, एक साइड आ रहे हैं, तो उनके बीच एक म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे की ओर आते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है, दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल जो होता है उसको हम म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं। जब किसी भी वस्तु के केंद्रीय भार उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल या आंतरिक बल, यानी एक वस्तु पे दो बल काम करते हैं, उसके अंदर की जो फोर्स है और बाहर की फोर्स, दो प्रकार की फोर्स काम करती है तो उनसे वो प्रभावित नहीं होती। यानी जब जो वस्तु एक दूसरे की ओर आती हैं तो उस वस्तुओं का जो केंद्र पर लगने वाले जो आंतरिक व बाह्य बल, दोनों बल से उसका केंद्रीय भार प्रभावित नहीं होता है, जिसके कारण वस्तु का केंद्रीय भार अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपरिवर्तित होता है। कहने का मतलब है इस प्रश्न में कि जब दो पिंड एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो उनके बीच क्यों आ रहे हैं, तो आने का उनका कारण है कि उनके बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। और म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब होता है जब दो पिंडों के बीच आकर्षण बल काम करता है तो उसको म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं। तब जब दो पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उन दोनों पिंड का जो केंद्रीय भार है उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल या आंतरिक बल से प्रभावित नहीं होता। यानी बाह्य बल की अगर हम बात करें तो जैसे घर्षण बल हो गया, एयर प्रेशर हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, इन सब से उसकी जो केंद्रीय स्थिति है वो बदलती नहीं है, स्थित रहती है। तो इसी के कारण उसका केंद्रीय भार जो होता है पिंड का वो अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रश्न द्वारा पूछा गया शरीर में के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं क्योंकि ये तुरंत ही ऊर्जा के रूप में टूट जाता है और ये शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होते हैं और जब शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ये तुरंत ग्लूकोज में बदल के ऊर्जा के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.1 किलो कैलोरी। अब प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं तो अभिकथन और तर्क है। तो स्थूल व्यक्ति की BMI 30 से अधिक होता है। स्थूल का तात्पर्य है मोटापा से, इसको हम मोटापा कहते हैं। और BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसके माध्यम से हम व्यक्ति का वजन
और ऊंचाई को आधार मान के उसके शरीर की जो फैट फैट को एक मापने की विधि है, एक सारणी है, जिससे उसके शरीर में जो फैट की मात्रा है उसको हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, और उसकी जो शरीर की स्थिति यानी कि पतलापन है, मोटापा है या स्वास्थ्यपूर्ण है, उस स्थिति का हम पता लगाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, किसी भी व्यक्ति का बीएमआई निकालने का फार्मूला होता है। हाई जो हमारा वेट होता है, वेट किलोग्राम में होगा और अपान हाइट मीटर में होगा, उसका स्क्वायर होगा। ठीक, तो जो अभिकथन ये कहता है कि स्थूल व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है तो मोटापा, तो इसमें एक इंडेक्स बना होता है, ऊपर इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। ये जो है इंडेक्स दिया गया, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें नीचे दिया गया है, पहला है अंडरवेट, दूसरा है नॉर्मल वेट, तीसरा है ओवरवेट, चौथा व्यक्ति है ओबीज में, और पांचवा है जो एक्सट्रीमिटीज ओबीज के नाम से। तो हम अगर बात करें तो जैसे नीचे एक स्कोर दिया गया है, तो हम जब अपनी बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे फार्मूले से, तो और वो जिस श्रेणी में मैच कर जाता है उस श्रेणी में हमारा कैटेगरी, उस कैटेगरी के हम व्यक्ति होते हैं कि हम अगर हमारा जो बीएमआई 18.5 से कम आता है तो हम अंडरवेट में आ रहे हैं। अगर 18.5 से 24.9 के बीच आ रहा है तो हम नॉर्मल स्टेज में हैं। इसी तरह आगे की ओर हम चलते जाएंगे और अपना कैटेगरी देख लेंगे। तो फिर हम प्रश्न में आते हैं, तो यहाँ पे दिया है बीएमआई 30 से अधिक हो तो व्यक्ति स्थूल होगा, यानी कि मोटा व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होगा। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जो मोटापा यानी कि ओबीज में वो है, तो ओबीज का अगर हम ग्राफ देखें तो 30 से 34.9 के बीच जितना भी बीएमआई आएगा वो सब मोटापा की श्रेणी में आएगा। तो इस इंडेक्स से स्पष्ट होता है कि अभिकथन ये सही है, क्योंकि स्थूल व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है। अब हम तर्क की जब बात करते हैं तो तर्क आर कहता है बीएमआई व्यक्ति का पोषण स्तर को दर्शाता है। तो बीएमआई जो होता है व्यक्ति की जो पोषण स्तर को ही दर्शाता है, उससे उसकी जो खान पान की व्यवस्था है और भी जो शरीर की स्थिति है उसके बारे में दर्शाता है। तो ये तर्क जो है उस ए का स्पष्टीकरण बन जाता है। तो जो हमारा ए भी सही है और आर भी सही है, और उसके साथ साथ आर जो है ए का स्पष्टीकरण करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों सही है। तर्क आर अभिकथन एक ही स्पष्टीकरण है। अब प्रश्न संख्या 10 है सुमेलित करने वाला, यानी कि एक सूची में जो है व्यक्तियों का नाम है और एक सूची में उनके कार्य का नाम है। ठीक, और नीचे विकल्प दिया गया जिसमें से जो मैच करेगा वो विकल्प सही होगा। तो लुडविग जान की अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक लुडविग जान जो थे आधुनिक विश्व के जिम्नास्ट के पिता कहे जाते हैं, और इन्होंने एक आयताकार क्षेत्र का व्यायामशाला बनाया था जिसका नाम टर्नप्लाज दिया था इन्होंने। और टर्नप्लाज को हम वहाँ पे जर्मनी में व्यायामशाला को ही हम टर्नप्लाज के नाम से जानते थे। जब इन्होंने 1000 से जब इस टर्नप्लाज में यानी इस व्यायामशाला में 1000 से अधिक लोगों की संख्या लोग जुड़ गए, तो इसको ये टर्नर नाम दे दिया और इसको आगे चलकर ये मूवमेंट ले लिया और जिसका नाम टर्नवेरिन आंदोलन पड़ा। तो और ये क्रांति के रूप में भी जाना लगा। तो इसलिए लुडविग जान का जो संबंध है वो सी टर्नवेरिन आंदोलन से है। दूसरा है जॉन डेवी की बात करें तो यह एक अमेरिकी दार्शनिक, शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने एक प्रयोगवाद यानी प्रैग्निज्म दर्शन का उल्लेख किया, और उन्होंने बताया कि प्रकृतिवादी विचारधारा से इनकी धारा जुड़ी, और बताया कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति
आदि उसकी सत्यता की जांच, यानी सत्यता की जांच की अगर हम बात करें तो वो कितनी कारगर है, कितनी उपयोगी है, कितनी सहायक है, उसके उसके व्यवहारिक परिणामों के आधार पर ही तय होगा। यानी कि जैसे हम कोई वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि कितने समय तक ये चल सकता है, हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमें कितना ये सहायता करेगा। इस तो यही उसकी सत्यता की जांच होती है और उसी आधार पे ही हम उस सामान को खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को हम तय करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये प्रयोगवाद कहता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि जो भी चीज़ है उसकी सत्यता की जांच उसके व्यवहारिक परिणामों के आधार पर तय होता है। तो इस तो उसका जो जांच होता है उसकी व्यवहारिक परिणाम के आधार पर होता है। तो इन व्यवहारिक परिणामों के आधार के कारण इनकी इस प्रयोगवाद यानी प्रैग्निज्म को व्यवहारकवाद के नाम से भी जाने जाना लगा। तो जॉन डेवी का संबंध व्यवहारवाद से है, ऑप्शन डी। और अब पीएच लिंग यानी कि पर हेनरिक लिंग, ये एक स्वीडन के जिम्नास्ट टीचर के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने स्वीडन में जिम्नास्ट को एक क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया और इन्होंने शरीर के जोड़ों के गति की क्रियाओं के आधार पर जिम्नास्ट को 4 भागों में बांटा। जो पीएच लिंग थे वो स्वीडन में जिम्नास्ट को क्रमबद्ध तरीका से शुरू किए थे, जर्मनी के जिम्नास्ट को स्वीकार नहीं किए। और शरीर की जितनी भी जोड़ हैं उनकी अलग अलग गतिविधियां होती हैं, उनके आधार पर इन्होंने जिम्नास्ट को 4 भाग में बांट दिया। एक शैक्षणिक जिम्नास्ट में, सैनिक जिम्नास्ट में, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्ट और कलात्मक जिम्नास्ट के रूप में। इसके लिए उन्होंने स्वीडन की एजुकेशन जिम्नास्ट के रूप में देखे जाने लगा, यानी कि एक अब उन्होंने उनको जो था पर हेनरिक लिंग को स्वीडन में एजुकेशनल जिम्नास्ट के रूप में देखा जाने लगा और इन्होंने वहाँ जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्ट पुस्तक भी लिखी। तो पीएच लिंग का जो संबंध है वो एजुकेशनल जिम्नास्ट से है। अगर हम अब चौथा पे आते हैं तो कुबर्टिन की बात करते हैं। तो कुबर्टिन जो थे फ्रांस के एक समाजशास्त्री व व्यवहारविद थे। उन्होंने ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने के लिए एक सम्मेलन सरबोन नामक स्थान पर किया, जिसमें 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया और इन्हीं के अध्यक्षता में सन 1894 में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ और 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में खेला गया। तो समस्त देश को खेल के माध्यम से एक स्टेज पर, एक स्थान पर लाने का श्रेय कुबर्टिन महोदय को जाता है। तो कुबर्टिन का संबंध जो है आधुनिक ओलंपिक खेल से है। तो अगर हम इसका मिलान करें तो हमारा जो लुडविग जॉन एक का टर्नमेरिन आंदोलन ऑप्शन सी में मिलता है। तो विकल्प में ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सी जॉन डेवी जो हैं वो व्यवहारवाद से मिलते हैं। ऑप्शन सी में पीएच लिंग जो है एजुकेशनल जिम्नास्ट, ऑप्शन सी में ए है। और कुबर्टिन जो है बी से मिलान खाता। तो इन सब का मैचिंग जो है विकल्प सी में मिलता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अब नेक्स्ट है, ये आप लोग के लिए एक तरह से होमवर्क है। इसमें ये व्यक्ति जो है आगे क्रम से चलता जा रहा है और अपनी एक्सरसाइज जारी रख रहा है। तो जिससे हमारे इस व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न हो रही, लचकता आ रही है। तो इस प्रकार की जो लचकता है वो किस प्रकार की श्रेणी की लचकता आती है? पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेट मेथड, स्थिर लचकता है, गतिशील लचकता है या क्रियाशील लचकता है? तो इसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में
इसका उत्तर आप लोग सही सही बताएं। उम्मीद है सभी लोग को ये चीज़ करना है, इस फिगर को समझना है। ये व्यक्ति आगे की ओर चलता जा रहा है और एक्सरसाइज जारी रख रहा है, जिससे उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न हो रही है। तो ये किस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचकता होगी, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद रहेगी कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। मेरा प्रयास भी है और बेहतर तरीके से समझाने का। और जो भी चीज़ें आप लोग को कंफ्यूज लगे, समझ में ना आए, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा, जिसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और आप सबको धन्यवाद।